युवा पीढ़ी मार्गदर्शन के अभाव में भटक रही है। यदि उनको आज मार्गदर्शन मिलने लग जाए, हर 12th तक स्कूल में, मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि हर 12th तक के स्कूल में एक काउंसलर नियुक्त किया जाए कि आगे उनके क्या क्या सर्विस स्कोप बनते हैं। यदि सर्विस स्कोप के बारे में उनको 12th में आते आते बता दिया जाए कि आपके ये स्तर परसेंटेज का रहता है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये 12th पास 700 लड़के मेरे पास अध्ययन कर चुके हैं पैरामेडिक्स के, और सारे अपने स्तर पे बढ़िया काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि बचावी उपचार है। आप घर के पास अभी डेंगू चल रहा है, घर के पास पानी भरा हुआ है, अपने सबकी आदत होगी, अपन आश्रित हो गए, हर चीज़ पे लाके निगम नहीं कर रहा, प्रशासन नहीं कर रहा। रेडिएशंस के प्रभाव में आप और हम सब आते जा रहे हैं। अपने पूर्वजों के पास रेडिएशन खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, न टीवी था न मोबाइल था। हाईली रेडिएशंस अपन, आज का युवा पीढ़ी 2 साल का बच्चा, आप पेरेंट्स को देखिएगा, 1 साल का बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे। वो ये नहीं जानते हैं कि इसकी रेडिएशंस के दुरुपयोग और नुकसान कितने हो रहे हैं। बस बच्चा चुप रहना चाहिए, इसलिए आप देखना, आप बच्चे को डिवाइस पकड़ा देते हैं। तो जितनी बच्चा रेडिएशंस खाएगा, वो जन्म से पहले, जन्म के उम्र के उपरांत, उम्र से पहले वो बुजुर्ग जैसा बनने लग जाएगा। तो इन सब नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। और आज हमारे साथ खास बातचीत में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एक खास मेहमान श्री राजेश जी चौबीसा। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, खुद ही इन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेडीपी न्यूज पर। नमस्कार। मैं आपकी जो ये जर्नी है और अब तक का जो सफर है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। जीवन में हर आदमी की एक कहानी बनती है, उतार चढ़ाव के साथ, और सफलता और कामयाबी कुर्बानी बगैर कभी नहीं मिलती। हर आदमी संघर्ष करता है तभी एक मुकाम पर आता है। मैंने भी अपना जीवन एक छोटे से गांव से शुरू किया। मैं मूल निवास बिंडर के पास गांव का हूँ। मेरे फादर एसडीएम थे, एडीएम सिटी। तो हमारा सारा शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरी बांसवाड़ा में हुई। फिर मैं मिडिल करके उदयपुर आ गया, और उदयपुर से मेरी अंतिम शिक्षा तक मैं उदयपुर ही रहा था, मास्टर तक। पैरामेडिकल फील्ड मैंने पसंद से लिया। जब मैं इस फील्ड में आया तब इसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। लैब टेक्नीशियन एलडीसी ग्रेड्स हुआ करती थी। फिर मैंने हायर एजुकेशन करके मास्टर किया, और इस फील्ड में मैंने सेवा भाव लेकर एक मुकाम तक जाने का एक लक्ष्य शुरू से ही निर्धारित किया था। छोटे छोटे क्लिनिक पे काम करते करते मैंने एक उद्देश्य बनाया कि मुझे एक अच्छे मुकाम पर जाना है। और आप सबके शुभाशीष से मैं आज 28 साल से पैरामेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आज की जनरेशन को मैं ये आग्रह करूँगा कि यदि आपको राजकीय सेवा में और प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो इससे बढ़िया आपका कोई भी फील्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पैरामेडिक्स के अंदर 10 तरह के कोर्स आते हैं जिसको लोगों की जानकारी भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जानती नहीं, उनको आज की तारीख में काउंसलिंग की ज़रूरत है। और देखते हैं कि पैरामेडिक का मतलब लैब और एक्सरे, जबकि 12 तरह के पैरामेडिक्स कोर्सेज चलते हैं, और राज्य सरकार के पास कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। राज्य की सेवा में जाने के लिए सीटें खाली पड़ी रह जाती है और कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। आजकल हर बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं जांचें लिख देते हैं। आपके हिसाब से जांच अनिवार्य क्यों है? इसलिए कि डायग्नोस्टिक इज़ द बेस ऑफ ट्रीटमेंट। एक उपचार का मूल आधार एक जांच होती है। जब तक पहले एक डॉक्टर एक तरफ दवा लिखता और एक तरफ जांचें लिख देता था कि आपकी मर्जी है तो जांच करवा लेना। आजकल दवाएं के साथ, दवाओं से पहले डॉक्टर ने आवश्यक कर दिया है कि जांच होगी। एक बुखार, सामान्य बीमारी बुखार के ऊपर आप एक पैरासीटामोल दे देते,
लेकिन आज का डॉक्टर कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है, हायर एजुकेटेड है, वो ये देखेगा कि नहीं बुखार आया है तो मलेरिया है उसको, टाइफाइड है उसको, डेंगू है उसको, या यूरिन इन्फेक्शन से कई कारण से बुखार आ सकता है। उसके अंदर बुखार को दबाने वाली गोली नहीं देके उसके निदान के लिए जांच आवश्यक हो गई है। आजकल युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के राह पर भटकती जा रही है, कहीं ना कहीं एक शिक्षित परिवार नहीं होने की वजह से भी रास्ता भटक जाता है। आप उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी मार्गदर्शन के अभाव में भटक रही है। यदि उनको आज मार्गदर्शन मिलने लग जाए, हर 12th तक स्कूल में, मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि हर 12th तक के स्कूल में एक काउंसलर नियुक्त किए जाए कि आगे उनके क्या क्या सर्विस स्कोप बनते हैं। यदि सर्विस स्कोप के बारे में उनको 12th में आते आते बता दिए जाए कि आपके ये स्तर परसेंटेज का रहता है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, ये 12th पास करना एक चौराहे पे आके खड़े होने जैसी स्थिति हो जाती है। वहाँ उसको 10 रास्ते दिखाए जाते हैं और वहीं पे आदमी भटक जाता है। यदि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग 12th के एग्ज़ाम से पहले दे दी जाए तो काफ़ी युवा जो भटक जाते हैं वो उससे अपन बच सकते हैं। मैं भी आपके बारे में जान रहा था तो मेरे को ये सुनने में आया कि अब तक आपने लगभग 50 बार ब्लड डोनेट किया है। आजकल हर कोई आदमी ब्लड डोनेट करने से डरता है जो कि गाँव से निकल के आता है। आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? 50 का मेरा लक्ष्य है, 30 बार मैं कर चुका हूँ। साल में 2 बार ब्लड देता हूँ। ब्लड गांव, अपन हिंदुस्तान एक गांव का देश है, अधिकांश मूल निवास अपना गांव का है। मैं गांव की भाषा में उनको बताऊंगा कि अपने खेत पे जो कुएँ होते हैं उसका पानी सिंचाई के लिए निकाला जाएगा तो वो रिफिल वापस रिसाइकल जल्दी होता है, और यदि आप उस पानी को नहीं निकालते हैं तो उसी स्तर पे भरा रहता है। यही अपने शरीर के अंदर ब्लड में भी होता है कि आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 दिन है, तो आप नहीं ब्लड दे रहे हैं तो सेल्स टूटती रहेगी, और यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो रिसाइकलिंग तेज़ी से होगा और प्रभावी स्तर पे होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करके आप इतना बड़ा दान कर सकते हैं कि वो आर्थिक दान से कई गुना बड़ा दान कहलाएगा। अब तक इस आपके जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने युवा आपके पास पढ़ के निकल चुके हैं और अभी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 700 लड़के मेरे पास अध्ययन कर चुके हैं पैरामेडिक्स के, और सारे अपने स्तर पे बढ़िया काम कर रहे हैं। गीतांजलि के इंस्टीट्यूट में काम करने वाले, अर्थ पे काम करने वाले, यहाँ उदयपुर के 6-7 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब में करीब करीब मेरे पास रहे हुए बच्चे ही काम कर रहे हैं और अच्छे मुकाम पे, हमसे भी बढ़िया मुकाम पे बैठे हुए हैं सर। अभी मानसून सत्र चल रहा है, मानसून बारिश का मौसम है और कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। बारिश के साथ साथ जो कीटाणु होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो भी पनपते जा रहे हैं। इन सभी बीमारियों को निजात पाने के लिए आप एक निजी राय कह दोगे लोगों को कि वो अपने घर से इस बीमारियों से दूर हो सके? पहला तो ये कि बचावी उपचार है। आप घर के पास, अभी डेंगू चल रहा है, घर के पास पानी भरा हुआ है, अपने सबकी आदत होगी, अपन आश्रित हो गए हैं, हर चीज़ पे लाके निगम नहीं कर रहा, प्रशासन नहीं कर रहा। इन चीज़ों में अपन सेल्फ अवेयरनेस लाएंगे कि घर पे, घर के आसपास कहीं पानी भरा दिख रहा है तो अपन तुरंत उसको सहयोग करें, खाली करें। तो उपचार से पहले यदि अपन उसके ऊपर परहेज कर लेते हैं, सावधानी बरत लेते हैं, तो उस जटिल बीमारी तक पहुंचने की अपनी नौबत नहीं आएगी। बच्चे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाफ स्लीव में घूम रहे हैं, शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, तो अपन उनको पूरे कपड़े पहनावें। मच्छर काटेगा, डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे तक काटता है, तो यदि बच्चे ने पूरा पैंट पहन रखा है तो मच्छर के काटने की संभावना कम हो जाती है। संध्या टाइम पे मलेरिया के मच्छर हैं, शाम को निकलते हैं, वो हाथ को काट रहे हैं, तो अपन सावधानी रखें, घर में डिटर्जेंट जलावें तो मच्छर आने ही नहीं दें, मच्छरों से दूर रखें। घर के आसपास जमा पानी को खाली करके रखें, कूलर यदि अभी तक भरे हुए हैं तो उनको खाली करें। बचाव से बढ़िया कोई उपचार नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आजकल छोटी सी अवस्था में कहीं ना कहीं बच्चों का 8-10 साल की उम्र में सफ़ेद बाल हो जाते हैं या उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। पहले तो ये बीमारियाँ सिटी में ही देखने को मिली थी, पर आजकल ये बीमारी गाँव में भी जोर से बढ़ रही है। देखिए, वातावरण के प्रभाव में आप और हम सब आते जा रहे हैं, रेडिएशंस के प्रभाव में आप और हम सब आते जा रहे हैं। अपने पूर्वजों के पास रेडिएशन खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, न टीवी था न मोबाइल था। हाईली रेडिएशंस अपन, आज का युवा पीढ़ी 2 साल का बच्चा
आप पेरेंट्स को देखिएगा, 1 साल का बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे। वो ये नहीं जानते हैं कि इसकी रेडिएशंस के दुरुपयोग और नुकसान कितने हो रहे हैं। बस बच्चा चुप रहना चाहिए, इसलिए आप देखना आप बच्चे को डिवाइस पकड़ा देते हैं। तो जितनी बच्चा रेडिएशंस खाएगा वो जन्म से पहले, जन्म के उम्र के उपरांत, उम्र से पहले वो बुजुर्ग जैसा बनने लग जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आप जितने डिवाइसेस है इनसे दूर रखिए, खान पान में ध्यान दीजिएगा, हेल्दी डाइट दीजिएगा। अब बच्चे को अपन नूडल्स पे और पिज़्ज़ा बर्गर पे रखेंगे तो आप कहाँ से उन पे न्यूट्रिशंस की कल्पना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों में भी चश्मा लगने लग गया है, इसका क्या कारण है? वही बात पे आऊँगा। बच्चा या तो टीवी पे चिपका रहेगा या बच्चा मोबाइल पे लगा रहेगा। न पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा गली के बाहर जाके खेले, घर में आपके डिटोल के पोछे लगेंगे तो बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट के टच में नहीं आ पाता है। वो हाईली रेडिएशंस आ रही है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल छूटा टीवी देख रहा है और ओवरलोडेड स्टडी। आप बच्चों के पेरेंट्स अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों में डाल रहा है। जो मैं नहीं कर पाया मेरा बच्चा ज़रूर करेगा। इसके लिए आज मेरे पड़ोस में मैंने देखा, कल परसों भी 2 साल का और 3 साल का बच्चा स्कूल भी जा रहा है और ट्यूशन भी जा रहा है। आपके एम्बिशंस को आप जब जब बच्चों पे डालते जाओगे यही परिणाम अपने को मिलेंगे। फसल बोएंगे तो उम्र के और समय के हिसाब से उस पर फल लगेगा। 2 साल में आम नहीं लग जाते हैं, फिर वो लगेंगे तो हाइब्रिड ही लगेगा। तो ये थे राजेश जी चौधरी, जिन्होंने अपने निजी जीवन के जो सवाल है उनके बारे में बताया है। इसी प्रकार के इंटरव्यू आप लगातार देखते रहिए। आपका अपना चैनल जेडीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।